Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel. So today we are going to discuss about some important questions of financial accounting and analysis. So important questions इस तरीके से कि अगर आप डिस्टेंस MBA कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन MBA कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके कॉलेजेस में जो है एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से होता होगा, या तो 70-30 आई मीन 70 मार्क्स के MCQ एंड 30 मार्क्स का जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं। और इसी तरीके से जो है कुछ कॉलेजेस में कैसा है 60-40 60 मार्क्स के MCQ एंड 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और कुछ कॉलेज में 50-50 का रेशियो है। सो आज जो मैं डिस्कस करूँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट इस पर्पज से हैं कि हमारे पास मतलब कुछ कॉमन ग्रुप्स है वहाँ पे कैसा है कि जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद में जो है अपने कौन कौन से क्वेश्चन उनको आए हैं वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो मैंने वहीं से सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। कुछ आप समझ लीजिए 100 या 150 क्वेश्चंस में जो है मैंने 25-30 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और सबसे मेन ये बात कि गाइस इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से कॉलेज से डिस्टेंस MBA कर रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस है तो आप बेफिक्र रह के ये क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं एंड आप पढ़ सकते हैं। सो इसमें मैं आपको कंप्लीट नहीं बताने वाला हूँ, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। इसमें आपको एक ब्रीफ छोटा सा मतलब कुछ क्वेश्चंस के ब्रीफ बताने वाला हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मैं मतलब हर क्वेश्चन आपको समझाने जाओ तो इसमें कम से कम 2 से 3 घंटा चला जाएगा। सो मैं ट्राई करूँगा कि जितना छोटा ब्रीफ दे सकूँ ताकि एक आपको बेसिक आइडिया मिल सके, और इसी तरीके से हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, व्हाट इज़ परसेंटेज चेंज एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक। सो गाइज इसमें आपको पता ही है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि परसेंटेज चेंज एनालिसिस क्या है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक्स क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में पूरा पैटर्न फॉलो करना है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस, फिर उसका समरी या फिर मतलब रिव्यू जो भी है, ऐसा नहीं करना है। आपको जितना भी आ रहा है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। इसमें मतलब ज़रूरी नहीं कि आप एक पूरा पैटर्न फॉलो कीजिए, क्योंकि इसको एग्ज़ाम के टाइम क्वेश्चन याद रहना ही सबसे बड़ी बात है। अगर हम इंट्रोडक्शन ये सब पढ़ेंगे तो काफ़ी टफ चीज़ है। अगर आप कर रहे हो तो बहुत बेटर बात है, बट आप एक्सप्लेन कर दोगे तो वो भी काफ़ी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ परसेंटेज चेंज एंड एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक। सो इस अगर देखने तो परसेंटेज चेंज एनालिसिस क्या होता है कि इट शोज हाउ 2 आइटम्स चेंज एज अ परसेंटेज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड. It is used on balance sheet. A percentage change analysis show how a balance sheet account changes from year to year or quarter to quarter. The balance sheet accounts are assets, liabilities and stockholders equity. तो आपको पूरा जो है अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है. And the second question is distinguish between trend analysis and percentage change analysis and which is meaningful concept. सो इसमें मतलब आपको ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बताना है, परसेंटेज चेंज एनालिसिस के बारे में बताना है, और दोनों में से जो है ज़्यादा मीनिंगफुल कंसेप्ट कौन सा है वो आपको बताना है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड IAS. सो गाइस आपको पता ही रहेगा IFRS एंड IAS क्या होता है. IFRS इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड IAS इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो इसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना है. So the fourth question is explain real account, nominal account, personal account, describe along with 2 example each and golden rule. Okay, तो इसमें आपको तीनों को जो है एक्सप्लेन करना है, और मतलब आपको इसके साथ में एग्जांपल्स भी बताना है और इनके जो गोल्डन रूल है वो भी बताना है. जैसे आप आई थिंक जानते ही रहेंगे कि क्या होता है पर्सनल अकाउंट. क्या होता है कि द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. और जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन लाइक अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम, और वी कैन से दैट ड्राइंग अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. सो द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो रिमेंबर गाइस, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. Okay, so the second is we are going to discuss is real account. The real account of all these things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as a real accounts, such as cash account, furniture accounts, machinery accounts, building accounts, goodwill account, etc. are examples of
real account. Okay, so the rule of real account is that key debit what comes in, credit what goes out. So guys, remember the rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. And the last is nominal account. The nominal account include the accounts of all expense and incomes. For example, salary paid, then salary paid, then rent paid, discount allowed, then bad debts, commission received, interest received, discount received, etc. are all the examples of nominal account. The rule of nominal account is debit the expenses and losses and credit the income and gains. So guys, the rule of nominal account is debit the expenses and losses and credit the income and gains. Okay, so the fifth question is explain advantages of IFRS. So for example, IFRS, I have told you that the full form of IFRS is International Financial Reporting Standard. So in this question we have to explain advantages of IFRS. So few advantages are like it have a principle based system, so hence it allows for flexible accounting treatment with justifications. The second one is the internationally recognized reporting system, so hence it helps us to greater comparability. And the third thing is that local respective country rules taken into consideration. There are lots of advantages of IFRS. You can study from internet and books and you can answer. The next question is explain underlying concept of balance sheet. So इसमें आपको बैलेंस शीट के जो कंसेप्ट जो हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है. The next question is what is accounts, what is the concept of debiting and crediting, using any one method explain the categorization of account. So इसमें आपको डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्या होता है वो आपको बताना है, और उसके बाद में कोई एक मेथड को यूज़ करके कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट जो है वो बताना है. Now the next question is explain the following items as shown in the balance sheet: capital work in progress, investment property and goodwill. So इसमें आपको गाइस ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है. सो इसमें आपको जो फॉलोइंग आइटम जैसे कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गुडविल है, इनको बैलेंस शीट में जो है जिस उस तरीके से जो है इनको एक्सप्लेन करना है आपको. सो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइटम्स एज शोन इन द बैलेंस शीट: कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड गुडविल. सो द कैपिटल वर्क इज so capital work is a progress in an account which contains all the expenses incurred for the generation of an asset before the balance sheet date. Remember guys. And the similarly आपको ये पूरा ब्रीफ में समझाना है. एंड देन सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी आपको कंप्लीट ब्रीफ में समझाना है. एंड थर्ड इज गुडविल. सो गुडविल आई थिंक यू नो गाइज. Goodwill is in simple words refer to the probability that the customers of a company would come back to them for another purchase. The more the goodwill of the company, the more would be their credibility. But आपको ये बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो है आपको तीनों को तीनों एक्सप्लेन करना है. The next question is explain accounting equation and its significance and give two imaginary transaction with analysis. Okay, and the next question is what is accounting standard, how financial information is beneficial for the users of accounting. So ये कुछ क्वेश्चन जो है सर डिफ़िकल्ट है, बट यू शुड स्टडी देम. एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिपीट भी हुए थे, तो मैंने उनको ओमिट किया हुआ है. सो आप समझ लीजिए कि कुछ 100 की 150 क्वेश्चन जो हैं उनमें से ये 30-25 क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट लिस्ट किए. So the next question is explain the following ratio: earnings per share, second is return to capital employed, and third is return to asset. So ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है गाइस कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली 10 मार्क्स के होते हैं. तो अगर आपको इसमें से अगर 2 भी आ रहे तो आप 2 के 2 लिखिए. जैसे अर्निंग्स पर शेयर आ रहा है तो वो लिख दिए. रिटर्न टू कैपिटल आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका मतलब नहीं पता है, तो आप ट्राई कीजिए उसको एक्सप्लेन करने की. अगर नहीं आ रहा है तो चलेगा, रिटर्न टू असेट्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए. सो इससे क्या होगा कि आपको 10 में से जो है एटलीस्ट 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डिफरेंस इन टर्म डेबिट एंड क्रेडिट, then debtors and creditors,
एंड कॉस्ट एंड एक्सपेंस। सो कुछ कुछ क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन जैसे कि काफ़ी इजी है, सो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी भी रहते हैं। सो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के आंसर लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पूछा, तो डेबिट इज रेफर्स टू टेकिंग मनी दैट यू ऑलरेडी हैव फ्रॉम एन अकाउंट, एंड क्रेडिट मतलब हमें पता है कि क्रेडिट रेफर्स टू बोरोइंग मनी दैट यू डोंट एक्चुअली हैव ऑन द अजम्पशन यू विल पे इट बैक। सो क्रेडिट रेफर्स टू बोरोइंग मनी, क्रेडिट में हम मनी को बोरो करते हैं, और डेबिट में कैसा है कि हमारा मनी जो है ऑलरेडी बैंक अकाउंट में रहता है और हम लेते हैं। सो सिंपली क्रेडिट मीन्स व्हाट goes on and debit means what comes in. So credit means what goes out and debit means what comes in. Okay, the next question is explain asset with balance sheet example. Then next question is explain operating activities with example, and the next question is explain advantages of IFRS. So I think this question is repeated, so कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, सो इसमें आपको IFRS के एडवांटेजेस बताने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट कैश फ्लो एक्टिविटीज एंड differences. Okay, and the next question is classify list of accounts into assets liability. And the next question, explain the following with examples such as consistency concept, B matching concept, and third is accounting पीरियड कंसेप्ट। सो इनको जो है आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है और डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, आई थिंक कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द बिजनेस शुड फॉलो द सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एंड द मैचिंग कंसेप्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ जनरल अकाउंटिंग टू इंश्योर होनेस्टी अमंग अकाउंटेंट्स। एंड अकाउंटिंग पीरियड, yes, accounting period often runs from the beginning of April to the end of March, although this is not a specific requirements. Some accounting periods start in January as well. The formal use of accounting period is it helps us to match the fiscal year for taxation, and the benefit of accounting period is that it aids business in gauging their performance over the same period over the previous year and enabling in year strategies to be put in place. So in short, it is a basically tool for measuring success and for managing tax liability. Okay, so the next question is what are subfields of accounting and explain their differences. So the subfields of accountings are like human resource accounting, cost accounting, then financial accounting, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो इन्हीं के बारे में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेस्टिगेटिंग एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड गिव 6 एग्जांपल्स। ओके, सो इसमें आपको इन्वेस्टिगेटिंग एक्टिविटीज़ जो है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको एक्सप्लेन करना है, और कुछ 5 या 6, मतलब ज़रूरी नहीं कि 6 एग्जाम्पल है, आप कुछ एग्जाम्पल्स देके इसको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गुडविल इन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। सो आपको गुडविल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन करना है एंड एग्जाम्पल के साथ में बताना है। राइट नोट ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो इसमें जो है आपको राइट नोट इन, इसका मतलब भी वही होता है कि आपको एक्सप्लेन करना है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को। सो डेप्रिसिएशन इन शॉर्ट अगर देखने जाए तो डेप्रिसिएशन ऑन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट इज कंसिडर्ड एज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। द टर्म डेप्रिसिएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. It is generally applicable to all fixed assets like machinery, furniture, tools and vehicles. And amortization basically refers to depletion in value of intangible assets. Intangible assets of any entity includes goodwill, patents, copyright and technical know-how, etc. Amortization is also treated as non-cash expenditure. Okay, so the next question is explain assets, liability, capital, revenue, एक्सपेंस विद एग्जाम्पल. सो इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं गाइस कि मतलब इसमें आपको कुछ टर्म्स जो है उनको एक्सप्लेन करना है. सो आप कोई भी चैप्टर जो है, चैप्टर के एंड में जो
रहता है, एक समरी रहती है एंड कुछ कीवर्ड्स भी रहते हैं, तो उन कीवर्ड्स को पढ़िए और उनको समझिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मतलब टर्म्स को ही एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम है, एक्सप्लेन ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. So I think that's all, guys. So thank you for watching my video. I hope you have understood everything what I have teach, and make sure you have liked this video, and make sure you have subscribe also, and share this video with your friends who are doing distance MBA, so this video can help them as well. That's all for the today. Thank you.